Hello, students. I'm again back with part 4 of chapter number 11, The March to Freedom 1919 to 1947. बेटा अब इस चैप्टर के हमें 4 पार्ट्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि सच में चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव सीन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. इफ नॉट डू वॉच इट क्योंकि सारा चैप्टर लिंक्ड है. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो तीनों ही पार्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बेटा पार्ट 3 में हमने वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कर दिया था. जापान ने सरेंडर कर दिया था. ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 3 में. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पावर कि कैसे ब्रिटिशर्स अब इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र करेंगे, हम कैसे अपनी कंट्री को खुद रूल करेंगे. तो बेटा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब से लेकर के जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1939 से 45 के बीच में ब्रिटिशर्स को बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हुए. जो ब्रिटेन की इकॉनमी थी वो पूरी तरीके से टूट गई, ब्रोक हो गई. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स कुछ भी कर लें वो अपने एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे थे. ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लेते पर उनका जो रुतबा था, जो उनकी पावर थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम हो ही गई थी. तो इट बिकेम टू वीक टू सस्टेन इट्स एम्पायर. अब वो इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने एम्पायर को इंडिया में क्या, वर्ल्ड के जहाँ भी जिस भी कोने में ब्रिटिश रूल चल रहा था उनकी जो रूलिंग पावर थी वो थोड़ी सी वीक तो हो ही गई थी, इंडिया में भी बहुत वीक हो गई. ठीक है, अब वो इंडिया को अपने हिसाब से रन नहीं कर पा रहा था. जो कांग्रेस थी उसने सारी की सारी सीट्स जीत ली जनरल इलेक्शन में इन द पोस्ट वॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर. वॉर के बाद इंडिया में जो इलेक्शन हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसमें कांग्रेस ने सारी सीटें जीती और मुस्लिम्स से वहीं पर जीत पाए जहां पर उन्हें रिजर्व सीट्स दी गई थी. अच्छा, मुस्लिम लीग के लिए भी एक बड़ा झटका था कि वो सिर्फ रिजर्व सीट्स पे जीत पाए जहाँ उन्हें रिजर्वेशन था, उसके अलावा उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली. ठीक है, इंडिया फेस्ड वाइड स्प्रेड अनरेस्ट और अब इंडिया में बहुत बड़ा अनरेस्ट है. ठीक है, अभी तक तो हम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे पर अब ये वो टाइम था जब हम अपने ही लोगों से लड़ेंगे, है ना. चलो आगे देखेंगे. तो कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली जनरल असेंबली में. कब, जब पोस्ट वॉर इलेक्शंस हुए मुस्लिम लीग वहीं पर जीत पाई जहां उसे रिजर्व सीट दी गई थी. इंडिया में वाइड स्प्रेड अनरेस्ट देखने को मिल रहा है. इस अनरेस्ट को ऑब्जर्व किया किसने, क्लीमेंट एटली ने. उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे क्लीमेंट एटली और उन्होंने फाइनली डिसाइड कर दिया भैया कि अब हम इंडियंस को जितना जल्दी हो सकेगा ना उतना जल्दी पावर ट्रांसफ़र कर देंगे. अब ये इनके रिलीजियस रायट्स झगड़े अब हम इनको बर्दाश्त तो नहीं कर सकते. ठीक है, जो इंडिया में वाइड स्प्रेड अनरेस्ट था उसको ऑब्जर्व किया क्लीमेंट एटली ने जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और फाइनली ये सोच लिया अब भारत को आज़ादी दे देनी है. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और अब कैबिनेट मिशन प्लान आएगा 1946 में. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 3 मेंबर्स का एक कैबिनेट फरवरी 1946 में इंडिया में भेजा और इसके हेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस किसके हेड थे बच्चा, कैबिनेट मिशन के. 3 लोगों का ये मिशन था. जो मेन एम था इस मिशन का वो था कि भैया उन टर्म्स और कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जिन टर्म्स और कंडीशन पे हम इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करेंगे. एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने की बात की गई. इस मिशन ने बोला कि पहले तो आप लोग, हम भारतीयों से बोला, एक इंटीरियम गवर्नमेंट बना लो. ये जो इंटीरियम गवर्नमेंट होगी उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना पाए, उसके ऊपर काम कर पाए. और जो ड्यूटी होगी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो ये होगी कि भाई तुम आज़ाद होने वाले हो, भारत के लोग तुम आज़ाद होने वाले हो, इंडिया आज़ाद होने वाला है, तो तुम किस रूल किस रेगुलेशन से अपने आप को गवर्न करोगे वो ज़रूरी है ना. तो पहले आप अपने रूल्स रेगुलेशन को बना लो, है ना. मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, उनको ये जिम्मेदारी दो कि वो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. किसके लिए, फ्री और फेडरल इंडिया के लिए. बेटा सितंबर 1946 में इस प्लान के अकॉर्डिंग एक इंटीरियम कैबिनेट बन भी गया जिसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो सितंबर 1946 में
इसी मिशन के अकॉर्डिंग एक इंटीरियम कैबिनेट बनाया गया जिसके हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पूरे को बनाया किसने था, कांग्रेस ने। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई और वो अपना काम करना भी चालू कर दी। क्या काम था उसका बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है बात। तो सितंबर 1946 में इस प्लान के हिसाब से एक कैबिनेट बना जिस कैबिनेट को हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसे बनाया किसने, कांग्रेस ने। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ बर्थ ऑफ न्यू नेशन। जो मुस्लिम लीग थी उसने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हमारी सेपरेट कंट्री जिसमें हम मुस्लिम ही रहे। 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वाइसरॉय बनते हैं किसके, इंडिया के। तो जो मुस्लिम लीग थी, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाई सो, बिकॉज वी वांट अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। मार्च 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वाइसरॉय बने इंडिया के। इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के प्लान को आगे लेके आए कि भैया इंडिया आजाद तो होगा पर दो कंट्रीज बनेगी इस भारत में से, इस इंडिया में से दो कंट्री बनेगी, एक तो रहेगा इंडिया ही ओनली और एक बन जाएगा पाकिस्तान। ही पुट फोर्थ द प्लान, वो प्लान लेके आया इंडिपेंडेंट इंडिया का, टू बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज के भाई जो आजाद भारत होगा वो एक नहीं होगा, दो होगा, एक का नाम तो भारत ही होगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें ऑप्शन दिया गया कि भाई देखो हम इस एरिया के दो टुकड़े कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो, चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो। इसे कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। ठीक है बात। जो कांग्रेस थी वो रेडी नहीं थी इस प्लान के लिए, पर मुस्लिम लीग कूद कूद के रेडी थी, बहुत जिद, बहुत एडमेंट वे वर्ड बिहेवियर कर रहे थे उस टाइम के मुस्लिम लीग लीडर्स। वो कह रहे थे नहीं, हमें तो भैया आज़ादी चाहिए 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 और अपनी कंट्री अलग भी चाहिए। ठीक है, आज़ादी मिली, हम इन हिंदुओं के साथ रहें, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें तो अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए ही चाहिए। और इनके एडमेंट बिहेवियर के कारण कंट्री का डिवीजन हुआ दो नेशन में। इस टाइम तक जो कंट्री थी उसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में रायट्स स्टार्ट हो गए, दंगे फसाद बिल्कुल चरम पे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द कंट्री वॉज टॉर्न बाय हिंदू मुस्लिम रायट्स, और इसकी वजह से पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ। वायलेंस कहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे बेटा, पंजाब, बंगाल और बिहार में। ठीक है, पंजाब, बंगाल, बिहार में बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे थे। कितने सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। मतलब तुम सोचो कि कल तक हम सब मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, आज आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है। पीपल वर किल्ड इन लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर में लोगों को मारा जाने लगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए। जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि इस डिवास्टेशन को, इस किलिंग को, इन रायट्स को रोक सकें, पर कुछ भी काम नहीं आया। गांधी जी ने तो कह दिया मैं उपवास रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, आप इन किलिंग्स को रोक लो नहीं तो मैं भूखा बैठा रहूंगा। ठीक है, गांधी जी ने अपील की सार्वजनिक कि भैया लड़ना मरना बंद कर दो, मेरा उपवास है, मेरा तो ख्याल करो। मतलब मैं जब तक तुम लड़ना नहीं रोक देते जब तक मैं उपवास करता रहूंगा। कांग्रेस ने रियलाइज किया कि पार्टीशन अगर सोल्यूशन है तो ठीक है कर देते हैं पार्टीशन, और वो अग्री हो गए दो कंट्री बनाने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को एक सेपरेट कंट्री बन गई। 14 अगस्त 1947 को एक सेपरेट कंट्री बन गई जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट बंगाल आ गया। तो पाकिस्तान बन गया किस किस से, वेस्ट पंजाब, वेस्ट सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल, ये सब पाकिस्तान का पार्ट बने। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद हम हमें जितनी खुशी मनानी चाहिए थी हम उतनी नहीं मना पाते हैं, क्योंकि भाई इंडिया पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए, कश्मीर प्रॉब्लम अभी आएगी, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें खुश होने ही नहीं दे रही थी। और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो था महात्मा गांधी का असैसिनेशन।
30 जनवरी को 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ। पूरी कंट्री दुख में डूब गई। ही बिकम अ मार्टर टू द कॉज ऑफ अहिंसा। इन्होंने अहिंसा के लिए, शांति के लिए, समानता के लिए, डिसिप्लिन के लिए, पीस, अहिंसा, इक्वालिटी, डिसिप्लिन, इसके लिए बहुत लड़ाई की और अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हम इन्हें जानेंगे, हम इन्हें मानेंगे, हम इनका आदर करेंगे, हम इन्हें प्यार करेंगे। तो गांधी जी को आज तक लोग बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, मानते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। इट मीन्स ही इज नॉट नोन इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। An active leader of the Gandhian movement and a staunch advocate of Hindu Muslim unity वॉज मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद बेटा गांधी जी को उनकी हर बात में सपोर्ट करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे और टू नेशन थ्योरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने जन्ना की टू नेशन थ्योरी को अपोज किया। ठीक है। एक सॉल्ट सत्याग्रही थे जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें कॉमनली हम राजा जी भी कहते थे। इन्होंने भी इंटीरियम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया 1946 में, सपोर्ट नहीं सर्व किया। एंड ऑल्सो एज फ्री इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बने कौन बेटा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक वेटरन नेशनलिस्ट थे, लीडर थे, सॉल्ट सत्याग्रही भी थे साउथ के, जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हें कॉमनली हम पॉपुलरली राजा जी भी कहते हैं। इन्होंने भी इंटीरियम गवर्नमेंट को सर्व किया 1946 से और आज़ादी के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने। तो ये हैं सी गोपालाचारी और ये हैं माउंटबेटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे नेगोशिएशन करना, उनसे बात करना, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में ही था। तो जितने भी नेगोशिएशन से रिलेटेड, किस पर्टिकुलर रियासत को मिलाना है, किससे बात करनी है, किसके साथ कैसे डील करना है, 1945 से 47 तक कौन ही देख रहे थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिसका भी हमने बनवाया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। A foremost organizer of freedom movement in 1918 onwards, and he served as the president of Congress in the year 1931. 1931 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1918 से ही ये फ्रीडम मूवमेंट के बहुत फ्रंट फुट पे आगे आके काम करने वाले लीडर थे। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। बेसिकली पाकिस्तान बनाना ये ही चाहते थे। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहे जाते थे 1920 में। मोहम्मद अली जिन्ना का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है लखनऊ पैक्ट में। पोस्ट 1934 इन्होंने मुस्लिम लीग को और रीऑर्गेनाइज किया और मेजर स्पोक्स पर्सन बन गए और पाकिस्तान की डिमांड करने लगे। मतलब सोचो 10-12 साल में ही इनके दिमाग में कितना कुछ कचरा भर गया कि जो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे वो सेपरेट पाकिस्तान की बात करने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस की ईव पे एक स्पीच दी जिसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये पूरी स्पीच है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ये इन्होंने उस ईव में दी तो जब हमें आज़ादी मिली। तो यहाँ तक चल रही है स्पीच, लास्ट में है जय हिंद। अब हम आ जाते हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ। ये जो एक्ट था इसे दैट रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन 18 जुलाई 1947। रॉयल एसेंट इसको मिली 18 जुलाई 1947 को। ये जो एक्ट था वो बिल था जिसमें प्रोविजंस थे किसके? माउंटबेटन प्लान के, जो 3 जून 1947 को उन्होंने बनाए थे, लिखे थे। It was introduced by British Prime Minister Clement Attlee in the House of Commons on 14 July 1947। और इसे क्लीमेंट एटली इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे होते हैं इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, इन द हाउस ऑफ कॉमन ऑन 14 जुलाई 1947। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे उस एक्ट के वो हम देखेंगे। फिर से इस पैराग्राफ को समझो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये पास हुआ हाउस ऑफ कॉमन से। इस एक्ट को रिसीव हुई रॉयल एसेंट 18 जुलाई 1947 को। ये जो एक्ट था ये बिल था जिसमें वो सारे प्रोविजंस लिखे हुए थे जो माउंटबेटन प्लान के थे, जो उन्होंने 3 जून 1947 को कहे।
इसे इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली में इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 14 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कि भाई ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन हो गया है टू सोवरेन डोमिनियंस में, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान, विद इफेक्ट ऑफ 15 अगस्त 1947। पार्टीशन में जो प्रोविंसेस थी जिन्हें पार्ट किया गया, दो भागों में बांटा गया, वो थी पंजाब और बंगाल बिटवीन द टू नेशन कंट्रीज। जो बाउंड्री थी, द बाउंड्री कमीशन वुड डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बाउंड्री कमीशन बनाया गया था और उस बाउंड्री कमीशन ने बंगाल और पंजाब को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ट्रांसफ़र कर दी सारी पावर्स को इन दो डोमिनियंस को। फिर से ध्यान से समझना कि भाई बंगाल में मेजॉरिटी ऑफ हिंदू नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थे, पंजाब में भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थे, तो इनका डिवीज़न बहुत ज़रूरी था, तो इनको भी डिवाइड किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफ़र कर दी दोनों डोमिनियन को पाकिस्तान वाले एरिया का दे दिया, इंडिया को इंडिया वाले एरिया का दे दिया। ये जो एक्ट था ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, किसकी, दोनों डोमिनियंस की। दैट विल हैव फुल अथॉरिटी टू फ्रेम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरी अथॉरिटी दे दी गई अब कि भाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम बनाओ, जैसे तुम्हें तुम्हारी कंट्री को रन करना हो वैसे करो। तो बेटा यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। सच में बहुत बड़ा था भाई ये चैप्टर।